हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे टिश्यू, ऊतकों को। अगर हम देखें तो पिछले सेशन में हमने कोशिकाओं को पढ़ा। जब कोशिकाएं एक समूह के रूप में कार्य करती हैं और एक ऐसा कार्य करती हैं कि सभी कोशिकाएं जो समूह में शामिल हैं वह एक ही कार्य करें, तो इस कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसे उपयोगी कंटेंट को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को जो जुड़ा है ऊतकों से। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ऊतक होते क्या हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य को संपन्न करता है ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो बनावट उत्पत्ति में समान तथा कार्य भी समान करे उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों को अगर हम देखें, टिश्यूज को देखें तो दो तरह के टिश्यू आपको सामने दिखेंगे। एक आपको प्लांट टिश्यू दिखाई देंगे और एक एनिमल टिश्यू दिखाई देंगे। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, पेड़ पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। यह हमने देखा दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप ऊतक, पादपों में समान कार्य बनावट उत्पत्ति का कोशिकाओं का समूह, बनावट उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक अगर देखें तो हम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक और दूसरे स्थायी ऊतक। विभाज्योतकी कौन से होते हैं? मेरिस्टेमिक। अगर मेरिस्टेमिक देखें तो स्टेम शब्द जो आ रहा है वो तना से आ रहा है। स्टेम माने होता है तना। तो अगर समझें विभाज्योतकी ऊतक कौन से होते हैं तो इनका आकार वह गोल होता है तथा बहुभुज होते हैं। दूसरा, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन का मतलब इसमें जो सेल होती हैं वो सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित। हमने देखा था पादप जब कोशिकाएं पढ़ रहे थे तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के स्थान पर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। तथा पादप अगर कोशिकाएं देखें तो मृत भी हो सकती हैं और जीवित भी हो सकती हैं। किंतु अगर जब हम जंतु कोशिकाओं की बात कर रहे थे जिसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, वह केवल जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह बात आपको समझनी चाहिए। तो पहली चीज, अगर हम देखें विभाज्योतकी ऊतक में यह गोल आकार की होती हैं, वृत्ताकार, अंडाकार तथा बहुभुज होती हैं। इनकी कई साइड होती हैं। दूसरा, हम अगर देखें तो इनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये विभाज्योतकी ऊतक में जो कोशिकाएं मिलती हैं वो विभाजन की क्षमता रखती हैं, यानी कि एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो सकता है। नई कोशिका का निर्माण हो सकता है, समझ रहे हैं आप? मृत कोशिका से नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा, यह बात समझिए। तो ठीक है, इसमें क्या होता है? इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, शीर्षस्थ अगर हम देखें विभाज्योतक तो शीर्षस्थ कौन सा? शीर्ष माने टॉप, यानी कि बिल्कुल तने के शिखर पर, तने के शिखर पर या पत्ते के शिखर पर आपको दिखाई देंगे। तो तना तथा जड़ के अग्र भाग में, आगे के भाग में आपको शीर्षस्थ विभाज्योतक आपको दिखाई देंगे। फिर अंतर्विष्ट विभाज्योतक। अंतर्विष्ट क्या होते हैं? यह स्थायी ऊतक तथा विभाज्योतक ऊतक के जस्ट मध्य में होते हैं। विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक के जो मध्य में होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट विभाज्योतक। अगला है पार्श्व विभाज्योतक, जो तने व जड़ों के किनारों पर होते हैं। जो तने तथा जड़ों के किनारों पर होते हैं, शीर्ष पर नहीं, बिल्कुल एंड पॉइंट पर। किस पर? एंड पॉइंट पर, जिसे पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। किस पर? तने पर और जड़ों के किनारों पर जो ऊतक मिलते हैं उन्हें हम पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। यह प्रकार है विभाज्योतकी ऊतक के, विभाज्योतकी ऊतक के, जो कि पहला प्रकार है पादप ऊतक का। दूसरा है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू नाम से अगर कोई चीज परमानेंट है, स्थिर है, तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो अपने स्थान से हट नहीं रहा है, जो अपने स्थान पर स्थिर है। किसी कोशिका की अगर मृत्यु हो जाए तो वह कोशिका वहीं रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वह परमानेंट हो चुकी है। जैसे अगर आप देखते हैं तना, पेड़ का जो तना होता है उसकी बाहरी सरफेस, बाहरी सतह जिसे हम छाल कहते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ रूखी जो सूखी सी होती है, आपने देखा होगा ड्राई सरफेस होती है बाहर की तरफ, जिस छाल, वह एकदम परमानेंट होती है। जबकि आप जब अंदर पेड़ को धीरे धीरे हटाते हैं उसकी बाहरी सतह को,
तो आपको अंदर एक जीवित सतह आपको दिखाई देती है जिसमें पानी की मात्रा भी होती है। तो जब हम बाहरी सतह देखते हैं तो वह बनी होती है स्थायी ऊतकों से, परमानेंट टिश्यू से। और परमानेंट टिश्यू अगर बाहरी सरफेस देखें तो वो कैसी होती है? डेड सेल होती है। कैसी सेल होती है? डेड सेल, यानी मृत कोशिकाएं। तो स्थायी ऊतक में अगर आप बताएं तो ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन क्षमता खो देती हैं। कैसी? विभाजन क्षमता खो देती है, यानी कि जो कोशिकाएं क्या नहीं करती हैं? विभाजन नहीं करती, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं बेटा? आप समझेंगे तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। साधारण ऊतक कौन से होते हैं? साधारण ऊतक वह होते हैं जिनमें कोशिकाएं समान आकार की होती हैं, समान बनावट की होती हैं तथा समान कार्य करती हैं। यानी कि सभी कोशिकाएं एक जैसे आकार की होंगी, एक जैसी आकृति की होंगी तथा एक ही कार्य कर रही होंगी। देखिए ऊतक है तो एक ही कार्य तो करेगा, सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य संपन्न कर रही होंगी। मगर ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो समान आकृति समान आकार की हो या भिन्न भिन्न आकृति और भिन्न भिन्न आकार की हो मगर कार्य समान कर रही हो। तो साधारण ऊतक में आपको याद रखना है कि इसमें कोशिका की जो आकृति और आकार होता है वह तो समान होता ही है, साथ में कार्य भी समान होता है। जबकि अगर आप अगला देखें जटिल ऊतक, तो जटिल ऊतक में जो कोशिकाओं का आकार होता है वह भिन्न होता है, कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से भिन्न होती है, मगर कार्य कैसा करते हैं? समान। तो आप समझे जटिल ऊतक और साधारण ऊतक में अंतर क्या है? वहां बनावट भी समान है, आकार भी समान है और कार्य भी समान है। जबकि जटिल ऊतक में आकार बनावट भिन्न भिन्न है, कार्य समान है। तो भिन्न भिन्न आकार की समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक में आपने दो पढ़ा होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम देखें तो पादप ऊतक का, जहां से प्रश्न बनता है जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जाइलम को अगर देखें तो जाइलम का ज, तो ज से क्या होता है? जड़। सिंपल सी बात, जाइलम ज यानी जड़, और जड़ हमारी जो होती हैं पेड़ की अगर हम देखें तो जड़ों का कार्य क्या होता है? जमीन से पानी को सोखना, जमीन से पानी को पेड़ के लिए उपलब्ध कराना जड़ों का कार्य है। तो जड़ और जाइलम, तो आप सिंपल बात में याद रख सकते हैं कि जाइलम क्या करते हैं? जड़ से पेड़ के अन्य हिस्सों में जल का संवहन करते हैं, जल को पहुंचाते हैं। यानी कि जड़ पेड़ के अन्य हिस्सों तक जो जल पहुंचाती है वो किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाती है। अगला फ्लोएम, फ्लावर, फूल। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है, आपने पढ़ा है ये बात। अगर हम देखें तो फ्लोएम यानी कि फ्लावर से आप समझ सकते हैं तो जो क्या बन रहा है? भोजन बन रहा है। तो फ्लोएम क्या करता है? जो ग्लूकोज के रूप में भोजन बना है उसे शरीर के यानी कि पादप के शरीर के, पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम आप समझें, ग्लूकोज को पत्तों से पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। कौन कर रहा है? फ्लोएम। तो आप समझे जाइलम यानी कि जड़, जड़ क्या करती है? पानी को जमीन से सोख कर पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती है। फ्लोएम यानी कि फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूल से फल बनेगा। तो आप समझें क्या होगा? फल क्या बना? तो आप बताएंगे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज को पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे फ्लोएम ऊतक कर रहा है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है, ये ऊतक में पूछा जाता है। अगला अगर हम समझें तो पहला टाइप हमने ऊतक में समझा पादप ऊतक का, प्लांट टिश्यू। अब हम समझेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तो अगर हम जंतु ऊतक की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, उपकला ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला उपकला ऊतक। उपकला ऊतक होता क्या है? तो उपकला ऊतक क्या होता है कि जो हमारा शरीर है उसकी जो बनावट है उसमें बाहरी जो सतह है हमारी स्किन, यह उपकला ऊतक है। यह क्या करती है? तो यह हमारी कोशिकाओं, हमारे शरीर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी वातावरण से। जैसे आप समझे हमारी आंख की सुरक्षा के लिए हमारी आंख के आगे क्या है? पलक है। तो पलक क्या करती है? हमारी आंखों की सुरक्षा करती है आंधी तूफान, रेत और मौसम में जो भी परिवर्तन होता है उनसे हमारी क्या करती है?
क्या करती हैं, सुरक्षा, क्योंकि यह बाहरी सतह है। उसी प्रकार उपकला ऊतक यानी कि यह जो कोशिकाएं हैं हमारी स्किन की, वह क्या है, वह उपकला ऊतक का कार्य करती है। यानी कि वह कोशिकाओं का वह समूह जो हमारे शरीर को बाहर से सुरक्षा देता है, उसे हम, उस कोशिकाओं के समूह को हम उपकला ऊतक कहते हैं। तो उपकला ऊतक क्या है, कोशिकाओं की परत जो शरीर को बाहर से ढकती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। ये हमें सुरक्षा देती है, यह हमें परिवहन यानी कि हमारे अंदर जो भी परिवहन होता है हमारी ब्लड का, वह करती है, तथा उत्सर्जन का कार्य करती है। उत्सर्जन क्या है, कि हमें जब गर्मी का एहसास होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में हल्के हल्के छिद्र हैं, जो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे हमें पसीना निकलता है। स्वेटिंग क्यों होती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। क्यों होती है, हमारे जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रित रखने के लिए क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे उपकला ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट कर रहा है शरीर के सभी हिस्सों को, जो कनेक्ट करता है शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ने का जो कार्य करती हैं कोशिकाओं का समूह, वह हमें क्या कहलाता है, संयोजी ऊतक। यानी कि शरीर के जो अंग हैं उनको जोड़ने का कार्य जो कोशिकाएं कर रहे हैं, कोशिकाओं का जो समूह कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। जैसे रक्त, ब्लड, आप अगर यहां देखें सर या फिर पैर, कहीं पर भी देख ले, कहीं पर भी कट निकलता है, कट लगता है, तो आपको पता है एक चीज अवश्य निकलेगी, वह है आपका रक्त। तो रक्त क्या करता है, शरीर को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। हम कोशिकाओं में यह भी पढ़ रहे थे कि लाइसोसोम मृत कोशिकाओं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, यह हमने पढ़ा था लाइसोसोम के रूप में। लाइसोसोम मृत कोशिकाओं तथा दूसरा क्या बोला था, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, जो डैमेज सेल हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा, कभी कभी अच्छी कोशिकाएं भी खा जाता है लाइसोसोम, तो उसे क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। अगला है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो यह क्या कार्य करता है, यह हमारे हड्डियों को, हमारी मसल्स को ढकने का कार्य करता है। हमारे अंगों को जो मांस, जो कोशिकाएं ढकने का कार्य करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेशी ऊतक। तो शरीर के अंगों को ढकने का कार्य पेशी ऊतक करते हैं। हड्डी से पेशी को जोड़ना, जो बोन होती है हमारी और उसको मसल्स को जोड़ता है कौन, तो आप बताएंगे टेंडन। तथा बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो आप जानते हैं लिगामेंट। आपने सुना होगा जब हड्डी टूट जाती तो कभी कभी कहते हैं लिगामेंट हमारा क्या कर गया, डैमेज कर गया। तो लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो हड्डी मुड़ नहीं पाती है ठीक से और अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती है। तो हड्डी से पेशी को जोड़ता है टेंडन, तथा हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। अगला और लास्ट ऊतक है तंत्रिका ऊतक। नर्वस सिस्टम को जो निर्माण करता है वह तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक जो बना होता है वो तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका, जैसे हम न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। किसकी, तंत्रिका तंत्र की। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी और संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट जो हमारी है वो क्या है, न्यूरॉन है, जैसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप नींद में होते हैं, आप जानते हैं कि नींद जो आती है हमें, वह हमें एक हार्मोन्स की वजह से आती है। आप जानते हैं वो कौन सा हार्मोन है, तो आप बताएंगे नींद का हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या है, मेलाटोनिन, जो हमारी नींद के लिए जिम्मेदार है। तो जब हम नींद लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सपने चलते हैं, कुछ बातें चलती हैं। यह किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे यह न्यूरॉन्स के कारण होता है। हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में जो न्यूरॉन्स घूमते हैं वह हमें सपनों के लिए जिम्मेदार बताते हैं। अच्छा, एक और बात है कि एक उपयोगी नींद क्या होती है, तो उपयोगी नींद 6 से 8 घंटे है। यह नींद आपको लेना आवश्यक है, क्योंकि 6 से 8 घंटे सोना, जो आपने दिन भर में काम किया है या जो भी आपने पढ़ा है उनको रिकॉल करने के लिए न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में घूमने चाहिए।
और घूमने के लिए सोना आवश्यक है। तो कुछ लोग कम सोते हैं। अच्छा, सोने के लिए यह भी आवश्यक नहीं कि रात में ही सोना है। कुछ निशाचर प्रकृति के व्यक्ति होते, उनका जो पढ़ने का क्रम है वो रात को 10 बजे शुरू होता है, सुबह 4 बजे खत्म होता है। कोई जो है सुबह 4 बजे उठता है, मुर्गा की तरह बांग देता है और वो दिन में पढ़ता है। पढ़ना आवश्यक है, कभी भी पढ़ी, चाहे रात में पढ़ी चाहे दिन में पढ़िए। और कुछ अलग ही स्तर के लोग होते हैं जो उन्होंने गलत सुन लिया होता है। यहाँ बोला गया 16 घंटे आपको काम करना है, पढ़ना है, अपना कार्य निवृत्त करना है और 8 घंटे सोना है। उल्टा सुन लेते हैं कि 16 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है। वो थक जाते हैं तो सो जाते हैं, फिर उठते हैं, वो सोते सोते थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो समझ रहे हैं, वो उल्टा सुन लेते हैं। तो सोने के लिए भी 8 घंटे पर्याप्त है कि स्टूडेंट लाइफ में 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आपको आपने पढ़ा ऊतक, ऊतक में आपने पादप ऊतक को पढ़ा। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। फिर आपने पढ़ा जंतु ऊतक को, ये 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।